नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 देख रहे हैं आज की टॉप 5 खबरों में हम बात करेंगे हरिद्वार में महाशिवरात्रि के मौके पर जो शाही स्नान हुआ उसमें कितने श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, कितने अखाड़ों ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा बात करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत के पहले दिन का कामकाज कैसा रहा, क्योंकि वो पहले दिन हरिद्वार पहुंचे तो हरिद्वार में उन्होंने क्या कहा और क्या किया। इसके अलावा आपको बताएंगे अफसरशाही में क्या कोई बड़ा बदलाव हो रहा है या फिर पहले दिन कौन सा वो बड़ा बदलाव है जो कि उत्तराखंड की अफसरशाही में ब्यूरोक्रेसी में हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे कोरोना वायरस किस तरह से देश में एक बार फिर से डराने लगा है। और आखिरी खबर आज होगी खेल के मैदान से। क्रिकेट के मैदान पर आज भारत की 2 टीमें उतरेंगी, मेंस और वुमेन्स दोनों टीमें उतरेंगी। किसके साथ मैच है, क्या क्या वहां पर रहेगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 9 घंटे तक हर की पैड़ी पर जमे रहे साधु संत। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। मुख्यमंत्री बनने के बाद हरिद्वार पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। कुंभ में साधु संतों का किया स्वागत। हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर बोले, कुंभ को बनाएंगे दिव्य और भव्य, श्रद्धालुओं को देंगे सहूलियत। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनते ही मुख्यमंत्री सचिवालय में भी परिवर्तन की चर्चाएं तेज। पहले दिन आईएएस शैलेश बगोली को नियुक्त किया सीएम सचिव। अफसरशाही में हो सकते हैं बड़े बदलाव। देश में एक बार फिर से डरा रहा है कोरोना। नागपुर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन। केंद्र सरकार की चेतावनी, सतर्क रहे लोग, उठाने पड़ सकते हैं सख्त कदम। क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगी आज भारत की 2 टीमें। मिथाली राज की कप्तानी में महिला टीम का साउथ अफ्रीका से मुकाबला, तो कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड के साथ पहला T20 मुकाबला आज। तो महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के मौके पर ही कुंभ का शाही स्नान भी था। इस शाही स्नान में कई साधु संतों ने, कई अखाड़ों ने आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं जो आम श्रद्धालु थे उत्तराखंड से भी और उत्तराखंड के बाहर से भी हरिद्वार पहुंचे। मेला प्रशासन के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन करीब 32 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी गंगा जी में लगाई है। और ये आज जानकारी मेला प्रशासन की तरफ से दी गई है। करीब 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालु थे जो कि हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई। तो महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई। तड़के सुबह से ही, अंधेरे में ही लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके थे और लोग वहां पर स्नान कर रहे थे। उसके बाद एक निश्चित समय था जिसके बाद हर की पैड़ी के सभी घाट रिजर्व कर दिए गए थे। जो अखाड़े हैं उनके लिए जूना अखाड़ा और तमाम जितने भी अखाड़े हैं, महानिर्वाणी अखाड़ा, उन सभी अखाड़ों के साधु संत वहां पर पहुंचे। और सुबह करीब 9 बजे से लेकर और शाम के करीब 5, साढ़े 5 बजे तक अखाड़े ही वहां पर जुटे रहे। इन अखाड़ों को देखने के लिए, इन साधु संतों को देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे, एक झलक उनकी देखना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्थाओं की, तो मेला प्रशासन की तरफ से, हरिद्वार प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से हरिद्वार में महाशिवरात्रि के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। खुद डीजीपी वहां पर पहुंचे, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जगह जगह पर रूट को डाइवर्ट किया गया था। एक व्यवस्थित तरीके से इस शाही स्नान को संपन्न करवाने की कोशिश वहां पर की गई। हालांकि इक्का दुक्का कुछ परेशानियां भी वहां पर नजर आई, लेकिन सभी लोगों ने वहां पर सहूलियत से और सुविधाजनक तरीके से डुबकी लगाई है। हरिद्वार में साधु संत लगातार जो रिजर्व उनके लिए समय किया गया था उस समय के मुताबिक उन्होंने वहां पर डुबकी लगाई। और हेलीकॉप्टर, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से किस तरह से पुष्प वर्षा वहां पर की गई। तो पहला शाही स्नान हो चुका है महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में। अब आगे किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी, उस पर सरकार के निर्देश किस तरह से आते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत अपने पहले दिन, कामकाज के पहले दिन वो हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने जो तमाम अखाड़े हैं, जो बाहर से साधु संत आए हैं, उनका स्वागत किया। खुद उन्होंने पुष्प वर्षा करके उन साधु संतों का, उन अखाड़ों का स्वागत किया। इसके अलावा सीएम तीरथ सिंह रावत का भी हरिद्वार में वहाँ पर जो वहाँ के संत हैं, वहाँ के पुरोहित समाज हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री का भी वहाँ पर स्वागत किया। हर की पैड़ी पर मुख्यमंत्री गए, प्रदेश की खुशहाली की उन्होंने कामना की, पूजा अर्चना वहाँ पर की। इसके बाद जो तमाम अखाड़े हैं उनके महामंडलेश्वरों के साथ तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की, उनसे बातचीत की। इस दौरान वो मीडिया से भी मिले। मीडिया से मिलकर के तीरथ सिंह रावत ने ये कहा कि हरिद्वार में इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। साधु संतों का सम्मान, जैसा उन्होंने पहले भी कहा था, वो सर्वोपरि है। और कोशिश ये रहेगी सरकार की कि सभी जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं कुंभ में, उन्हें सहूलियत दी जाए और उनके साथ किसी भी तरह का कोई सख्त व्यवहार न किया जाए। हालांकि उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उनका पालन हरिद्वार में किया जाए और एक सुरक्षित तरीके से उस कुंभ को संपन्न यहाँ पर किया जाए।
चलिए अगली खबर उत्तराखंड की अफसरशाही से। जब सरकारें बदलती हैं या फिर सरकार के मुखिया बदलते हैं तो एक नज़र अफसरशाही पर भी रहती है। ख़ास तौर पर उत्तराखंड में जिस तरह से कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही नेताओं पर हावी रहती है। कई अफसर ऐसे होते हैं जो नेताओं की सुनते नहीं हैं, जो कि पिछली सरकार में भी नाराज़गी कई विधायकों ने, कई मंत्रियों ने जताई थी। तो इस बार अफसरशाही में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि सरकार के मुखिया का चेहरा बदला है। त्रिवेंद्र सिंह के बाद तीरथ सिंह रावत आए हैं, तो जाहिर सी बात है जब नया मुखिया आता है तो अधिकारियों के दायित्व भी बदले जाते हैं, अधिकारियों के तबादले होते हैं, कुछ अधिकारियों को प्रमोट किया जाता है। इस बार किस तरह से बदलाव रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले दिन एक बड़ा बदलाव जो उत्तराखंड की अफसरशाही में हुआ है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पहले ही दिन अपने सचिव के रूप में, यानी कि मुख्यमंत्री सचिव के रूप में IAS शैलेश बगोली को नियुक्त किया है। तो एक बदलाव जो कि मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन ये देखने को मिला तीरथ सिंह रावत का। इसके अलावा भी अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय जो है वहाँ पर कई सचिव हैं, कई अपर सचिव है, हो सकता है उनमें कुछ बदलाव किया जाए, उनके दायित्व बदले जाएं। कुछ अन्य जो अधिकारी हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनको भारी भरकम दायित्व दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि कुछ अधिकारी ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पर कुतरे जा सकते हैं, यानी कि उन पर थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश सरकार की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से की जा सकती है। तो महाशिवरात्रि के दिन हालांकि छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी ये सुगबुघाट उत्तराखंड की अफसरशाही में और बाहर अंदर सोशल मीडिया पर काफी तरीके से चर्चाओं में चलती रही। चलिए अब बात कोरोना वायरस की। आज से ठीक एक साल पहले मार्च का महीना ही था जबकि 20 मार्च के बाद देश में जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन देखने को मिला। लेकिन एक साल के बाद क्या स्थितियां बदल गई हैं? काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि स्थितियां बदल गई हैं। देश में जहां एक तरफ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से अब कोरोना वायरस देश में लोगों को डरा रहा है। ये बात केंद्र सरकार ने भी मानी है। केंद्र सरकार ने बाकायदा इस मामले में चेतावनी भी दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि हालत जिस तरीके से बदल रहे हैं वो चिंताजनक भी है और ऐसी स्थिति में सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में जो कोरोना संक्रमण की दर है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। खासतौर पर केरल, महाराष्ट्र की अगर बात करें हम, तो इन दो राज्यों में काफ़ी तेज़ी से कोरोना संक्रमण की दर बढ़ी है। यही कारण भी है कि महाराष्ट्र में एकदम से इतने मामले आने के बाद एक हफ्ते का लॉकडाउन नागपुर में लगाने का फैसला लिया गया है। तो क्या ऐसी स्थितियां दूसरी जगहों पर भी होंगी, इस पर भी अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अगर इसी तरह से जो संक्रमण की गति है दूसरे राज्यों में भी आती है तो हो सकता है कि कुछ सख्त कदम दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको सुरक्षित रहना है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। भले वैक्सीनेशन का काम अपनी जगह पर चल रहा हो, लेकिन सतर्कता और सावधानी सभी को अभी भी बरतनी चाहिए। मास्क अभी भी पहनना चाहिए। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो एक दिन में वहाँ पर 13,000 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ये जो संख्या है एकदम से कम हो गई थी, लेकिन अचानक से इस तरह से बढ़ गई कि पिछले साल की याद आ गई जब हर दिन हर कोई ये जानना चाहता था कि आज कितने केस कोरोना वायरस के बढ़े हैं। तो महाराष्ट्र में जो नागपुर में फैसला लिया है लॉकडाउन लगाने का, इसके अलावा अगर हम देश भर की बात करें तो 22,000 से ज़्यादा मामले गुरुवार को देश भर में सामने आए हैं। और 5 फरवरी को, यानी कि 5 से 11 फरवरी, एक महीना पहले जो 81,000 कोरोना के केस थे वो एक महीने के बाद अब हो चुके हैं 1,40,000 के पार। तो जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं ये एक तरीके से चिंता भी बढ़ाते हैं कि अगर इसी तरह से संक्रमण बढ़ता रहा तो कहीं कोई दिक्कत ज़्यादा न बढ़ जाए। इस पर सरकार की भी नज़रें हैं और स्वास्थ्य विभाग की भी नज़रें हैं। लोगों से अपील यही की जा रही है कि सतर्क रहें और सावधानी बरतें। चलिए तो अब बात खेल के मैदान की है। खेल के मैदान पर, क्रिकेट के मैदान पर आज भारत की 2 टीमें उतरेंगी। मेंस और वुमेन्स दोनों टीमों का मुकाबला आज होगा। मिताली राज की कैप्टनसी में इंडियन वुमेन टीम साउथ अफ्रीका के साथ भिड़ेगी। साउथ अफ्रीका के साथ 5 वनडे मैचों की सीरीज चल रही है। इस वनडे सीरीज का ये तीसरा मैच होगा। अभी एक साउथ अफ्रीका मैच जीत चुकी है, एक भारत मैच जीत चुकी है। 1-1 से सीरीज बराबर चल रही है। यहाँ पर आज भारत की नजरें होंगी कि किस तरह से इस सीरीज में बढ़त बनाई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में आज भारत की जो इंटरनेशनल मेंस टीम है वो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज करेगी। जो टेस्ट मैच की सीरीज थी, 3 टेस्ट मैच की सीरीज भारत ने 3-1 से जीती थी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ भारत का मुकाबला होना है। लेकिन ये T20 सीरीज काफ़ी अहम है जो आज से शुरू हो रही है। वो इसलिए क्योंकि इसी साल T20 वर्ल्ड कप होना है और T20 वर्ल्ड कप के चलते एक तरीके से खुद को परखने का ये पहला पैमाना आज भारत का भी होगा और इंग्लैंड का भी होगा। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि T20 की अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो पहले नंबर पर
इस वक्त इंग्लैंड की टीम काबिज है, जबकि दूसरे नंबर पर भारत की टीम काबिज है। ऐसे में टॉप 2 टीमों के बीच में जो मुकाबला, जो प्रतियोगिता आज से शुरू होने जा रही है, वाकई में रोमांचक होगी। आप क्या समझते हैं, आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं इन मैच के बारे में? क्या प्रेडिक्शन आपकी होगी? कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे? क्या मैच का रिजल्ट होगा? आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और आज शाम को 7 बजे से ये मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच में शुरू होगा। तो नज़रें सबकी इसी पर कि जिस तरह से टेस्ट सीरीज़ में भारत ने मुकाबला जीता था, उसी तरह से क्या T20 सीरीज़ भी भारत अपने नाम कर पाएगा, और वर्ल्ड T20 जो वर्ल्ड कप होगा इस साल, उसके लिए भारत की दावेदारी कितनी मजबूत होगी। आज से ये परीक्षा एक तरीके से भारत की शुरू हो जाएगी। तो ये थी अभी तक की 5 टॉप 5 खबरें। इसी तरह की बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने में देरी ना लगाए। तुरंत जैसे ही कोई अपडेट आता है, कोई खबर अपलोड होती है, कोई वीडियो होती है, तो उसको आप देख सकें। और बने रहिए आप संवाद 365 के साथ। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। नमस्कार।